2002 में मुझे लगा कि लोगों को बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, ये किसी के पास बात नहीं कर सकते हैं, ना इनका कोई काम करने वाला है, जब भी मुसीबत आती है बेचारे परेशानी में रहते हैं। फिर मेरे पास लोग आए, लोलाब से मेरे पास बहुत लोग आए कि आप इलेक्शन में आइए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आज आ पहुंचा है लोलाब, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतना ही मुश्किल यहाँ पे पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना और फिर उस पे वर्क करना रहा है। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है अब्दुल हक खान, जो कि पीडीपी के एक बहुत बड़े लीडर है। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अब चूंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बेसिकली पॉलिटिशियंस की प्रोफाइलिंग करते हैं, उनकी जिंदगी पर्सनल कैपेसिटी में और प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अगर वो अपना ट्रस्ट, अपना मैंडेट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा मिलिटेंसी को लेके। जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी, ऑफ कोर्स आप उसके एक विक्टिम रहे हैं। आपके जो ब्रदर थे महमूद साहब और आपके जो नेफ्यू थे फिरदौस, दोनों को मिलिटेंट्स ने मारा। मीनवाइल जब ये पूरा हार्ट ब्रेक सिनारियो था, इस सब के चलते हुए कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर था कि आपने डिसाइड किया कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? देखिए, मैं आपसे बता दूं, चूंकि मेरा कॉलेज से ही जो था, मेरा एक तरीक़ेकार ये था कि मैं चाहता था सोशल वर्क करूं। मैं जब एसपी कॉलेज में पढ़ता था तब भी मैंने एक बनाई थी विलेजर्स एसोसिएशन, ताकि जो डिफ़िकल्टीज दूर ये विलेजर्स को होती है वहाँ जाके उनको रेड्रेस किया जा सके। तो ये उस वक़्त का ज़माना था। उसके बाद जिस वक़्त ये मैं से एलएलबी करके आया, मैंने वकालत शुरू की, तो मैं फिर पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में जब आया तो 87 का जो इलेक्शन था, 87 का इलेक्शन, 87 का इलेक्शन जो था मैंने जीता हुआ था। उसमें आपको पता है 87 के इलेक्शन में क्या हुआ था? आई वॉज मेड टू लूज। उस वक्त मैंने ये फैसला किया कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और मैंने अपना प्रोफेशन फिर ले लिया। मैं चला गया हाई कोर्ट में। इससे पहले मैं इस मामले में ये है कि मैंने इसके बाद एक छोटा सा अखबार निकालता था जब मैं एलएलबी के बाद वकालत करता था। फिर 96 में मैंने एक और अखबार लॉन्च किया, रोज़ारी जहां, ताकि मैं लोगों के मुश्किलात, लोगों की डिफ़िकल्टीज को रिफ्लेक्ट करूं, उनसे बात करूं, उनकी चीज़ों को एड्रेस करूं। और ये भी काफ़ी टाइम चलता रहा। फिर उसमें कुछ ऐसी मुश्किलात आ गई, मैंने वो अखबार बंद किया और मैं सीधा प्रोफेशनल हो गया। 2002 में मुझे लगा कि लोगों को बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, ये किसी के पास बात नहीं कर सकते हैं, ना इनका कोई काम करने वाला है, जब भी मुसीबत आती है बेचारे परेशानी में रहते हैं। फिर मेरे पास लोग आए, लोलाब से मेरे पास बहुत लोग आए कि आप इलेक्शन में आइए। क्योंकि पहले मैंने ये कहा था कि मैं नहीं करूंगा पॉलिटिक्स, मैंने छोड़ दी थी उस चोरी चकारी के बाद। लेकिन फिर जिस लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ वकालत करूं अपने लिए, तो मैं फील्ड में आ गया 2002 में। जी सर, आपका करियर स्टार्ट हुआ तब मिलिटेंसी पीक पे थी। कितना मुश्किल था एक पॉलिटिशियन के लिए तब एज अ पॉलिटिशियन काम करना, क्योंकि अभी तो काफी इजी लग रहा है, तब का सिनारियो कैसा था? देखिए, बेसिकली एक चीज है, पॉलिटिक्स में हमेशा रिस्क होते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन रिस्क नहीं लेगा तो वो आगे निकल ही नहीं सकता है। फिर जिस वक्त एक आदमी ये जहन में लेकर चले कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के मुश्किलात दूर करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैक्टर उसको रुका सकता है इन चीज़ों से। तो उस मामले में अल्लाह की इनायत ये है कि मेरे लिए न कोई रुकावट बनी इलेक्शन। और इलेक्शन के बाद तो मैंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। मैं घर घर जाता था, विलेज वाइज जाता था, हर जगह जाता था। किसी की कोई प्रॉब्लम होती मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाता। 6 साल मैंने फुल टाइम दिया लोगों के साथ, जब मैं एमएलए नहीं भी था 2002 के इलेक्शन के बाद। और मैं हर जगह काम करता था लोगों के लिए। तो उसका ये हुआ, वही वजह थी कि 2008 का जब इलेक्शन आया तो मैंने अच्छे मार्जिन से जीता। और उसके बाद एज एमएलए भी मैंने जो काम किए, फिर 2014 का भी जब इलेक्शन आया तो मैंने उसको भी जीता अच्छे मार्जिन से। तो इसी तरह मतलब यह है कि जिस वक्त एक सियासतदान खुद गर्जी छोड़ के दयानत से, ईमानदारी से, सच से लोगों के सामने जाएगा, लोग भरोसा करते हैं। मतलब मैं आपसे यकीन से कह देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग दयानतदार आदमी को, उनको जो लगे सिंसियर आदमी है, उस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो इस वास्ते लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने
आराम से दोनों इलेक्शन जीते। जी, आपने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज विद पीसी सजाद गनी Yes, लोन बिल्कुल साहब। बिल्कुल ना, तो लोन फिर साहब थे, हाँ लोन साहब थे, सॉरी। साहब थे। तो आपने फिर क्यों छोड़ी वो पार्टी एंड उसके बाद आपने 1 साल एज इंडिपेंडेंट क्यों इलेक्शन लड़ा? देखिए असल में बात ये, मैं आपसे बता दूं कि जो लोन साहब का जमाना था, लोन साहब का एक बड़ा स्टेचर था, बड़े स्टेचर वाले आदमी थे वो चलते थे। उसके बाद जिस वक्त ये मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद मेरी चॉइस थी मैं कहाँ जाऊं, मैं लोगों की खिदमत कहाँ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मुफ्ती साहब जैसे स्टेचर का आदमी मुझे अभी भी जम्मू कश्मीर में कोई नहीं लगा है। मतलब उनकी दूरंदेशी, उनकी नज़र, वो जानते थे कि लोगों को कैसी दे सकता है, अच्छा इंसान, फील गुड फैक्टर उनके पास था। मतलब सारी अंडरस्टैंडिंग उसके पास थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और उनको उनके मुश्किलात को एड्रेस करने के लिए। और वही वजह थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहले काम जो किया, उन्होंने वो उस वक्त का जो टास्क फोर्स होता था, जो टेरर होता था आम लोगों के लिए, उन्होंने पहले उसको खत्म किया और लोगों ने एक वो सांस ली, खुशी की। उसके बाद लोगों ने खुले जहन से सियासत में पार्टिसिपेशन की, खुले जहन से निकले। उस वक्त तक लोग घर से बाहर डर डर के निकलते थे, वो टेरर का जमाना था आम इंसान के लिए। तो मुफ्ती साहब के पास साथ जो मेरा जाना था, उसमें यही था कि मैं वहां पहुंच के मैं लोगों की खिदमत कर सकूंगा, लोगों के काम कर सकूंगा, और उसमें मैं कामयाब भी हुआ। सर 2002 की अगर हम बात करें उस टाइम, और इनफैक्ट लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा रहा है कि एनसी के लिए लोलाब जो एक हॉटबेड रहा है। तो जब मुश्ताक लोन की किलिंग हुई थी और उसके बाद उनके ब्रदर की किलिंग हुई थी, तो आई थिंक आपके लिए एक अच्छा मौका था कि शायद आप एनसी में जा पाते, तो क्यों नहीं गए आप? नहीं देखें, एनसी के साथ मेरा वो है, वो जहनी सोच जो मेरी है, मेरी सोच ही एनसी के साथ नहीं मिलती है, लिहाजा मैं वहां किसी भी कीमत पर जा नहीं सकता था। और देखें, ये पार्टीज तो ठीक है, लेकिन एक जो कैंडिडेट होता है, इसका एक अपना स्टेचर बड़ा जरूरी है। लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के काम करना, उसमें लोग तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की कैंडिडेट, उसमें फिर पार्टी कुछ परसेंटेज ऐड कर देती है। तो इस वास्ते एनसी के साथ मेरी जहनी बराबरी कभी नहीं थी। वो भी नहीं चाहता, मैं किसी पार्टी की मुखालफत भी नहीं करना चाहता, तो मेरा वो जहन है ही नहीं, ना मैं किसी कैंडिडेट के मतलब कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तरीका यह है कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं आई एम फॉर व्हाट। तो इस वास्ते मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी उनके साथ जहनी बराबरी कभी नहीं थी, और यही वजह थी कि मैं पीडीपी में गया। जी, 2008 के जो इलेक्शन थे और 2014 के जो इलेक्शन थे, आपने बहुत ही कम मार्जिन से, मतलब पहला वाला इलेक्शन जीता था और दूसरे में भी लाइक अच्छा खासा मार्जिन था। जब इनके जो मुश्ताक लोन के बेटे थे, ये उनके जो नेफ्यू थे, वो कंटेस्ट कर रहे थे, जो अभी भी एनसी की टिकट पे, और अभी भी आप लोगों का जो मुकाबला है वो फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। तो आप कितना ऑप्टिमिस्टिक है कि पीडीपी को इस बेल्ट में ज्यादा वोट्स पड़ेंगे? देखें, अगर मुझसे कोई पूछेगा लोलाब के लोगों के बारे में, तो मैं आपसे कह सकता हूँ न सिर्फ रियासत बल्कि सारे मुल्क में सियासी तौर लोलाब के लोग बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, एज एमएलए और एज मिनिस्टर, जितने काम मैंने लोलाब में डेवलपमेंट के लिहाज से किए हैं, मेरे ख्याल में, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता है। कभी कुदरत मौका देती है। मतलब जिस वक्त मैं एमएलए बना, उस वक्त लोलाब की एक सड़क भी चलने के काबिल नहीं थी। रोड का कनेक्टिविटी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए होती है। पानी की मुश्किल ये थी कि किसी भी गांव में पानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही थी, पीने का पानी, इरिगेशन, ये दो चीजें। फिर ये था कि लोलाब का बहुत बड़ा हिस्सा था जहां पावर सिरे से नहीं थी, इट वॉज ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड। तो 3 प्रायोरिटीज थी मेरे लिए। जब मैं पहले आया तो पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं पहली सड़कें ठीक करूं, और सारी सड़कें मैग्नेमाइज हो गई। फिर नई रोड्स बनाई जो अप्रोचेबल एरियाज थे। मतलब उस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कलारूस भी थी, मच्छल भी, आज भी जो है हाई हमद था। मुझे 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूल बच्चों को 10-10 किलोमीटर हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो ये पहली चीज जो मैंने की वो थी कि मैंने कनेक्टिविटी। और आप आज लोलाब के जिस कोने में जाएं, आपको मैग्नेमाइज रोड्स मिलेंगे। ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज ये थी एजुकेशन। बच्चों को नजदीक उनके लिए तालीम होनी चाहिए। तो उसमें यह है कि वो बेल्ट पे जहां बच्चे पढ़ाई का सोच भी नहीं सकते थे, मतलब कई एरियाज थे
कि वहाँ मिडिल क्लास हमें बच्ची नहीं मिली आंगनवाड़ी के लिए जब मैं एमएलए बना। अब वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ लोगों ने अच्छी पढ़ाई शुरू की और उस लिहाज से जो दूर दराज एरियाज थे एजुकेशन सेक्टर में मैंने बहुत अच्छा काम किया। और जो सुगाम में कॉलेज है ये भी तब हालांकि मैं एमएलए नहीं था, मुफ्ती साहब से मिलके उस वक्त आजाद साहब के साथ कोलेशन थी, हमने लोलाब में ये जो कॉलेज दिया सुगाम में वो दिया हमने। पुलिस स्टेशन भी आई थिंक पुलिस स्टेशन भी कुछ चीजें खैर वो तो चीजें चलती रहती, लाइन ऑर्डर के लिहाज से ये दूसरी चीज थी। तीसरा ये था कि कनेक्टिविटी के लिहाज से, कनेक्टिविटी के अलावा मतलब हमारा मछल सेक्टर था 6 महीने बंद रहता था। वहाँ जो पुल थे उन पुलों को आर्मी अप्रैल के बाद बनाती थी, देवदार वगैरह वो दरख्त काट के। अब वहां आप जाएं, आप हर गांव में जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था उस लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से। फिर दूसरी जो चीज थी वो ये है इसमें बिजली का जो ये था कि मतलब कलारूस एरिया ले लीजिए, मच्छल में तो बिल्कुल नहीं थी, लोलाब के बहुत से एरियाज थे जहां बिजली नहीं थी। तो मैंने हायामा था, इन सब एरियाज में मैंने ये कोशिश की इनको बिजली आए। और आपको इस वक्त मिलेगा सारा एरिया जो लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इसके अलावा कभी है इट इज इलेक्ट्रीफाइड, अब सबको पावर है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि गांव में 2 ट्रांसफार्मर होते थे और जो दूर दराज लोग थे उस ट्रांसफार्मर से किसी को पावर मिलती भी नहीं थी। मतलब मुझे लोग कई बार कहते थे ऐसे ऐसे पेवा लंप पेवा जाल बिजली लंप छान खतर, यानी हमें ढूंढना पड़ता है लैंप जला के, हमें बिजली का लंप ढूंढना पड़ता है। तो मैंने फिर कोशिश ये की कि उसको हमने अच्छा खासा किया, ट्रांसफार्मर दिए, बाकी चीजें भी, तो उसमें हमने कोई कमी नहीं की। तो इस वास्ते जो अब की बार है लोग परफॉर्मेंस पे वोट देंगे, वो देखेंगे मैंने क्या किया, जो मेरा राइवल है उसने क्या किया है, वो अपना बताएगा, मैं अपना बताऊंगा। और बल्कि मैं तो चाहता हूँ ये जम्मू कश्मीर में होना चाहिए यूएसए स्टाइल पे। कैंडिडेट जितने भी फील्ड के हैं वो सामने बैठे एक दूसरे के साथ, लोग आए 10,000 बैठे, उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस बताएं, मैंने क्या किया, आपने क्या बता किया, तो उससे तो बात बनेगी। फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आपका जो ये दरवाजा है जब आप कुर्सी पे बैठते हैं ये खुला होना चाहिए। उसमें ये था कि जब मैं एमएलए था मेरे पास कभी भी रुकावट नहीं है, रात के किसी भी टाइम, सुबह किसी टाइम, उनको मर्जी थी वो किस टाइम मुझे जगाते, किस टाइम मेरे पास आते। और ड्यूरिंग मेरा पीरियड एज मिनिस्टर उसमें भी अल्लाह के फजल करम से एवरीबडी विल टेल यू कि मेरे पास आने में न रात को रुकावट थी न दिन को रुकावट थी, आई वॉज 24 आवर्स अवेलेबल। तो उसमें लोगों को डिफिकल्टीज एड्रेस करना और फिर किसी के सर पे हाथ रखना, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं जो मैंने कोशिश की। सर अभी मतलब जैसे बिजली, सड़क, पानी के जो मसले हैं वो आई थिंक 80% तो हल हो गए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो अभी आपकी बकेट लिस्ट में क्या है लोगों के लिए जिसके बेसिस पे वो आपको वोट देंगे? देखिए बेसिकली लोलाब में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, पीने के पानी का भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें सोर्स नहीं है। हमें वो ग्राउंड वाटर से लेना पड़ता है, कभी वो निकलते हैं साफ, कभी नहीं निकलते हैं, तो प्रॉब्लम है। उसके लिए उस वक्त मैं जब मिनिस्टर था, मैंने हमारे शाह फैसल साहब थे एमडी पीडीसी, हमने एक मुश्तरका तौर हमने एक चीज की कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने ये किया कि लोला में उस वक्त बनते थे 3 पावर हाउस, एक में बांडीपोरा का पावर ये पानी आता, तो बाकी 2 में बच्छल का पानी आता। उससे ये होता कि जो वो पानी आता उसके 2 हमें पर्पजेस हो जाते। एक में ये था कि एक तो पानी आ जाता, कुछ 25 क्यूसेक था वो पानी आ जाता, फिर उसके साथ पावर हाउस बन जाती। तो ये जो पानी का मसला था और उसमें सबसे बड़ी जो चीज थी वो था रोजगार। जिस वक्त 3 पावर हाउसों पे काम चलता लोला में, तो उसका ये था कि वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता रोजगार को, लोगों को पावर मिलती, जवानों को रोजगार मिलता, ये तो एक था। दूसरा मेरा जो फोकस था वो था टूरिज्म पे। लोलाब जो है, लोलाब अब क्योंकि लोग गुलमर्ग, पहलगाम को देख के थक चुके हैं, अब नई वो लोग जम्मू कश्मीर की चीजें नई वो देखना चाहते हैं, खासकर कश्मीर वैली की नए एरियाज क्या है। उसमें जो ये है लोलाब है सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट, जिसको लोग बहुत करेंगे, इसको लोग बहुत चाहते भी हैं। तो एक तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो मैंने काफी हद तक बनाया था उस वक्त एज एमएलए, देन एज मिनिस्टर बनाया, उसको बूस्ट करना है। क्योंकि जिस वक्त हम ये करेंगे, और मेरा इसमें सोच ये है कि हम वल्लूर को लोलाब से मिलाएंगे बाय वे ऑफ लोलाब बांडीपोरा रोड,
ओके। जब ये रोड बनेगी तो जो भी आदमी वुलर में आएगा, वुलर को देखने, वो लोलाब को देखने आएगा। ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस हैं लोलाब के हर कोने में। मतलब आप ये चरागाहें देख लें, ऊपर सुन ये नागमर्ग है, गुमुस है, दूसरी जगह है प्रमुख है, फिर यहाँ से आड़ा कहते हैं, और हम गुरेज तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर लोलाब के कुछ एरियाज देखेंगे, वावरा ब्लॉक में कम से कम 10-20 जगह ऐसी हैं जहां हर एक चाहेगा जाना। सोगाम ब्लॉक में ऐसी जगह हैं जो लोग देखना चाहेंगे। इसी तरह मच्चल में ऐसी जगह हैं जहां लोग चाहते हैं कम जाएं और ठहरे वहां। तो मेरा उस वक्त ये प्रोग्राम था कि हम इसको बूस्ट दें टूरिज्म को, ताकि लोलाब के लोगों को रोजगार मिले, जवान इन्वॉल्व हो जाए काम में। और फिर जिस तरीके से मैंने एज रूरल डेवलपमेंट काम किया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैंने इतना पैसा लाया था कि जो 1 क्लास ठेकेदार थे, हालांकि वो नरेगा में नहीं आते, वो भी नरेगा में उतर चुके थे, इस हद तक काम हो रहे थे। पैसा लाया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जितना भी कोई ला सके ला सकता है। तो इस वक्त जो मैं देखता हूँ बदकिस्मती से इस वक्त लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। तो मेरा उसमें यह है कि ये जो विजन है, लोगों को रोजगार मिले, जवानों को रोजगार मिले, हर एक को नौकरी मिल नहीं सकती है, इनके लिए एवेन्यूज करें। मतलब मैंने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए उसको कोशिश की थी जब महबूबा जी हमारी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ भी ऐलान किया, हमने बात की, तो उस वक्त हमने एक इंडस्ट्रियल एस्टेट की बात की। लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट गई उसके पास वो वहीं पड़ा रहा। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब यहाँ हमेशा पावर की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने कोशिश ये की, ये बड़ा एक क्या कहते हैं पावर का बड़ा ये सेंटर है, ग्रिड स्टेशन, तो नहीं बना। कई रिसीविंग स्टेशन बनाने थे, रुक गए। तो असल में चीजें ये हैं कि जिस वक्त आप डेवलपमेंट और लोगों के मसाइल को देख के अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त बड़ी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में थी, माचर नाला कहते हैं यहाँ पे, एक माचर नाला यहाँ है। उस नाले में ये होता था कि वो 5-6 गांवों को फ्लड कर लेता था, फ्लडिंग हो जाती थी। तो मैं जब मिनिस्टर बना तो उसको मैंने सारा वो डिसल्टिंग कर दी। उसमें कुछ नाराज भी लोग हुए, लेकिन मैंने नहीं देखा दाएं बाएं, उसको मैं एक वीर लगा के बना रहा था, एक डैम टाइप। उसके आसपास एक पार्क बनती साइड में, उसके बीच में कश्तियां डालती, और ये तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी डैम बन रही थी। इसमें इतना पानी जमा हो जाता कि लोलाब को शायद इरिगेशन के लिए पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिस वक्त गवर्नमेंट गिरी, मैंने टेंडर भी कराई हुई थी इसमें, तो चीजें रुक गई। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे प्रोग्राम था मीनारे लोलाब बनाने का, वो तो मैं सोच रहा था एक ऐसी चीज बनाने का जहाँ वर्ल्ड से उसको देखने लोग आते, क्योंकि यहाँ चीजें वो बनानी है टूरिस्ट अट्रैक्शन बने लोलाब, ताकि लोलाब में लोग आए। तो उसमें मेरा काम था, चीजें रुक गई। अब आगे जब टाइम आएगा तो उस पर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जी सर, रिजर्वेशन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? लाइक एसटी जो है, ऑफ कोर्स लाइक काफी प्रॉब्लम्स है उनको भी, लाइक एक्सेसिबिलिटी का इश्यूज होता है, कनेक्टिविटी का इशू है, बट ऐसे में ओपन मेरिट जो क्लास है वो नाराज हो गया है। अब यंगस्टर्स जो है लोलाब के, वो आपको बड़ा एकोमोडेटिव उनको लगता है कि आप हैं, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है रिजर्वेशन को लेके? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, किसको रिजर्वेशन देंगे किसको नहीं देंगे। इसमें डेफिनेटली जब आप किसी को रिजर्वेशन देंगे तो कोई एक क्लास नाराज होता है। इसमें यह है कि जो रिजर्वेशन वालों का हक है उनको हक मिलना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी रास्ते तलाश करने हैं। देखें, सब लोग हमारे हैं, चाहे कोई नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी में हो या रिजर्व्ड कैटेगरी में हो, सब हमारे बच्चे हैं, हमें सबका ख्याल रखना है। इस वास्ते उनका मसला हो, इनका मसला हो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को हमेशा इन दोनों कैटेगरीज के लिए ख्याल रखना चाहिए। जी सर, एक आखिर में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि लोलाब जो है, लाइक मैंने इनिशियली आपसे पूछा था कि मिलिटेंसी का शिकार हुआ है, काफी किलिंग्स यहाँ पे हुई है, इवन पर्सनल स्पेस पे अगर देखा जाए कि आप भी अफेक्ट हुए हैं मिलिटेंसी से। तो अभी महबूबा मुफ्ती जो है, जब पीडीपी का मैनिफेस्टो आया था, उन्होंने ये भी बोला था कि दे विल इनिशिएट डायलॉग विद पाकिस्तान। तो डू यू थिंक इट्स नेसेसरी? मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ, देखिए, जहाँ तक सवाल है इसका मिलिटेंसी अफेक्टेड, बाकी चीज़ें अफेक्टेड, मैं आपसे एक ही चीज़ कह दूँ कि हमें केयर करना है जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है, जो लोग मारे गए, जिनको एक साइड से या दूसरे साइड से नुकसान पहुंचा, जिन घरों को, गवर्नमेंट इसीलिए होती है। गवर्नमेंट होती है कि हम इनका ख्याल रखें, हम इन तक रीच करें। मतलब जो भी बच्चा मरा, जिसका बच्चा मरा, वो हमारा ही तो मरा ना, चाहे एक तरफ की गोली लगी या दूसरे तरफ की, तो हमें इनका केयर करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट इसीलिए होती है।
हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग मरे हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, इनको ओन करें। और जम्मू कश्मीर के लोगों को ओन करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये कैपेसिटी मुफ्ती साहब ने दिखाई थी। मुफ्ती साहब ने सबको ओन किया था। और मैं आपसे बता दूं कि मुफ्ती साहब के टाइम में लगता था दैट वाज गोल्डन पीरियड जब वो आए थे। बदकिस्मती से दूसरे टर्म में उनको टाइम मिला नहीं, उनकी सेहत खराब हो गई। अदरवाइज मैं आपको एक ही चीज कह दूं कि वो एक गोल्डन पीरियड था हमारे लिए। तो हमें केयर करना है अपने लोगों का। आपके अपने लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मेरा एक ही चीज है कि वो मेरे साथ जो चलते हैं वो लोगों की खिदमत करें, लोगों को पहुंचे, लोगों तक उनको केयर करें। और जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, मैं हमेशा उनका वेल विशर रहा हूँ, वेल विशर रहूंगा। और जब भी मेरे पास टाइम आएगा, जिस तरह मैंने पहले काम किए हैं उनके लिए, अब एक बहुत बड़ी लेवल पर अल्लाह ने चाहा उनके लिए काम करूंगा इंशाल्लाह। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, बट आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।